हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा प्रकरण जो है वो द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत छठे भाव के फल का हम निरूपण कर रहे हैं, जिसमें आज हम विस्तृत रूप से कुष्ठ रोग योग के विषय में वर्णन करने वाले हैं। तो मित्रों, कुष्ठ रोग कैसे होता है, जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों को विविध रोगों के विषय में छठे भाव से कैसे देखा जाता है, इसके विषय में मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के आधार पे बतलाया था। तो आज मैं आप लोगों को कुष्ठ रोग के विषय में बृहद रूप से बताने वाला हूं। तो फिर आप ये अगर जानना चाहते हैं कि कैसे देखना है और कैसे जानते हैं अपनी कुंडली के छठे भाव को देख करके अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि कुष्ठ रोग कैसे होता है, ऐसा योग हमारे अंदर है कि नहीं है, और है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उसके पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो ऑन माय ट्विटर and follow on my Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates, and visit my website www.astroclasses.com and astroclasses.tk, my blog. This is my blog, astroclasses.tk, और अथवा आप ये भी टाइप कर सकते हैं एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस लगा करके blogspot.com, तो भी यही खुलेगा। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, तो प्लीज नोट माय नंबर इज 8690522111, 8690522111। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मोबाइल नंबर है। आप इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि प्रतिदिन का आपको आर्टिकल और वीडियो के लिंक मिल सके तरह तरह के न्यू अपडेट के लिए। एंड चलिए अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय षष्ठ भाव फलम के ओर हम बढ़ते हैं, जहां से कि हम आपके लिए कुष्ठ रोग के योग के विषय में महर्षि पाराशर के सूत्रानुसार आप लोगों को बृहद रूप से वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए पहले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्नाधिपो कूज बुधौ चंद्रेण यदि संयुतौ राहुणा ससिना सार्धम कुष्ठम तत्र विनिर्दिशेत। कहते हैं कि यदि मंगल, लग्नाधिपो कुज बुधौ, कुज या मंगल या बुध अगर कोई लग्न का मालिक हो, लग्नेश हो, और चंद्रेण यदि संयुतो, चंद्र के साथ अगर बैठा हो या उसके साथ किसी तरह से युति बना रहा हो, अथवा राहुणा शनिना सार्धम, है ना, अगर राहु और शनि से यदि मंगल बुध लग्नेश होकर चंद्रमा राहु या शनि से युत हो, किसी भी तरह से युति बना रहा हो, तो
कुष्ठ रोग विनिर्दिशेत, तत्र कुष्ठ रोगम विनिर्दिशेत, है ना, वहां पे कुष्ठ रोग संभव है, होना ही है। तो मित्रों देखिए, मैं एक बातें और बतलाते चलूं आप लोगों को। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशिष्ट नहीं है। अगर आप जन्म कुंडली देखना जानते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर ज्योतिष आता है, इसमें होता क्या है, जैसे ये कुंडली है तो ये है कुंडली, ठीक है। तो इस कुंडली में आपको देखना क्या है, ये 12 घर होते हैं, जिन घरों के विषय में मैं आप लोगों को बतला चुका हूं, और जो लोग नहीं देखे वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके और द्वादश भाव विचार अध्याय को देख सकते हैं। कौन कौन सा घर शुभ होता है, कौन कौन सा घर अशुभ होता है, कौन सा घर क्या फल देता है और कौन सा घर क्या फल देता है। अथवा अभी ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें भी यही तो वर्णन कर रहे हैं हम कि छठे भाव से कुष्ठ रोग होता है, ये बात मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये त्रिखट भाव है, ये अच्छा फल नहीं देता है। तो ऐसे ही आप राशियों के विषय में और ग्रहों के स्वभाव के विषय में ये अगर आप जान गए तो आप ज्योतिष बन गए। योगों के विषय में तो मैं वर्णन करने ही वाला हूं। तो इसलिए आप ये 4 चीजें बस आपको जाननी है, आप ज्योतिष बन गए। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो गणित तो आपको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपके सामने कुंडली आ गई तो बस कौन से लग्न की कुंडली है ये देखना है, और कौन सा राशि किस घर में बैठेगा ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ये अगर स्पष्ट हो गया तो बाकी के घरों में कौन सी राशि बैठेगी ये स्पष्ट हो जाएगा। और अगर ये स्पष्ट हो गई तो कौन सा ग्रह किस घर का मालिक है ये स्पष्ट हो जाएगा। अब उस घर का स्वभाव और उन ग्रहों का स्वभाव, इसको मैच करके और फिर कौन सा ग्रह किसके साथ युति बनाता है, और पंचांग में भी ये तो स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मालिक है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं ग्रहों के विषय में, तो प्लेनेट रिलेशंस एक इसमें पेज आता है, उस पेज में जा करके और आप प्लेनेट रिलेशन के विषय में जान सकते हैं। तो प्लेनेट रिलेशन आप जान गए, फिर ग्रहों के रिलेशन के विषय में जान गए। उसमें पंचधा, मैत्री, तत्काल, मैत्री चक्र सब दिया रहता है। तो ये बस इतना जान गए, आपको ज्योतिष में इससे ज़्यादा और कुछ बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तो आप हमारे ट्यूटोरियल देख करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जैसे लग्नेश अगर मंगल हो अथवा बुध हो और ये चंद्रमा से संयुक्त हो, या फिर राहु और शनि के साथ भी संयुक्त हो, तो या फिर इन तीनों से संयुक्त हो, मंगल लग्नेश हो अथवा बुध लग्नेश हो और चंद्रमा राहु शनि इन तीनों के साथ संयुक्त हो, तो ऐसे जातक को कुष्ठ रोग होता है। अब आप अगर इतना जान गए कि मंगल, चंद्रमा, राहु और शनि की युति हो अथवा किसी प्रकार से संबंध हो, तो उस कुंडली वाले जातक को कुष्ठ रोग संभव है। तो इसका इलाज बस सीधा सा आपको मैं बतला देता हूं। वैसे आपको ये बात खुद से विचार करनी होगी ग्रहों के स्वभाव के अनुसार। इसका उपाय जो है, मंगल के साथ हो तो शिव के ऊपर आप शहद का लेप करके अपने आप को कुष्ठ रोग होने से बचा सकते हैं। शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, साफ सफाई की थोड़ी सी जो भी है, उसके बाद में हाथ में शहद लिया और शिवलिंग के ऊपर शहद का लेप करना शुरू किया। यहाँ पे आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी ले सकते हैं, प्रभावी मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है।
ओम नमः शिवाय मंत्र से शहद का लेप आप शिव को करेंगे तो उससे आपको कुष्ठ रोग में आपकी सोच से परे लाभ होगा, निश्चित होगा। बुध के साथ अगर ऐसी स्थिति होगी, लग्नेश बुध है और चंद्रमा राहु और शनि के साथ युक्त है, तो भी ये करने से आपको लाभ होगा। और इसके साथ साथ आपको गणेश जी को थोड़ा दुर्वा और संभव हो तो मोदक भी और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। तो गणपति को सिंदूर और दुर्वा ये दो इंपॉर्टेंट है, चढ़ाना ही है। संभव हो तो मोदक भी चढ़ाएं, बुधवार को अवश्य ही करें। और सोमवार, मंगलवार और शनिवार 3 दिन आप शहद का लेप शिवलिंग पर अवश्य ही करें। निश्चित रूप से विश्वास रखिए, आपका कुष्ठ निश्चित रूप से मिट जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। लग्नाधिपम बिना लग्ने स्थितश्चेत्तमसा शशि श्वेत कुष्ठम तथा कृष्ण कुष्ठम च शनिनासः कुजेन रक्त कुष्ठम स्यात् तत्तदेवं विचारयेत्। इस श्लोक के माध्यम से पाराशर ऋषि स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और ये केवल लोगों के कल्याणार्थ बतलाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें उनका कोई स्वार्थ है। पाराशर ऋषि का क्या स्वार्थ हो सकता है? उन्होंने, क्योंकि उस समय वो ये तो जानते नहीं थे कि हम उनके वंशज होने वाले हैं और हम ज्योतिष के माध्यम से लोगों को ठगने वाले हैं, हाँ, या फिर कोई भी एक ज्योतिष है वो उनके वंश में पैदा होगा और वही जो है कि नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ आदौ ब्राह्मणस्य जातिरेका प्रकृतिता है। केवल एक ब्रह्मा के संतान की जाति थी सृष्टि के आरंभ में। तो ब्रह्मा की जो 7 ऋषि जो थे, सप्तऋषि, 7 संतानें, उन 7 संतानों की जो संतानें हैं आज संपूर्ण सृष्टि में वही है। तो उसमें तो किसी को कोई स्वार्थ था नहीं। जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें अपने लाइफ में, इसके लिए हम उनके लिए घर बनवा दें, अच्छे से अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करके दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करके दे दें। ये हमारी जो सोच है, ये उस समय के ऋषियों की भी यही सोच थी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखी रहे। और कैसे सुखी रहे, इस बात के लिए उन्होंने हर विषय में रिसर्च किया, हर विषय में सोचा, हर एक विषय को गहराई से देखा और देखने के बाद उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद कोई भी विषय हमारे लिए उन्होंने छोड़ा। तो मित्रों, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे ऋषियों की जो बातें शास्त्रों के माध्यम से हमारे सामने आज है, वो केवल उनका निस्वार्थ भाव, उनका अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले संतानों के प्रति स्नेह था, प्रेम था, जो उन्होंने ऐसी विद्याएं हमें प्रदान की। और आज जो लोग इन विद्याओं से अलग हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनको रोग नहीं होता, पर वो अगर इन विद्याओं को जो लोग नहीं मानते, वो उस रोग के आज आधुनिक इलाज के चक्कर में पड़ करके और मर रहे हैं। ठीक है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, पर जो लोग मानते हैं उनको तो ये, उनके लिए तो ये एक एडवांटेज है कि उनको ये सहज विद्या प्राप्त है और इसके माध्यम से वो अपने रोगों का सहज और आसान इलाज कर सकते हैं। उसको पहले जान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, तो जो नहीं मानता समझो वो अंधा है, और जो मानता है समझो उसको आंखें हैं, तो उसको दिख गई सामने जाते हुए कि नहीं खाई है, उससे हमें बचना है। और जो नहीं मानता वो खाई है या नहीं है, चलो जो होगा लिखा होगा किस्मत में। अरे भैया, किस्मत में तो वही लिखा जाता है जो आप करते हो। तो चलिए, बातें तो बहुत है और बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है ना माने। हम तो किसी को जबरदस्ती पकड़ के मनवा नहीं सकते, पर हाँ, ये हमारे कल्याण के लिए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो विद्या है, उसका हम
लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं कि वो उनके कल्याण के लिए बना हुआ है। तो चलिए मित्रों, इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में कहते हैं पराशर ऋषि कि लग्नाधिपम बिना लग्ने स्थितच्चित्तमसा शशि। कहते हैं कि यदि लग्नेश को छोड़ दिया जाए, लग्नाधिपम बिना लग्ने, लग्नेश को छोड़ करके चंद्रमा राहु के साथ लग्ने स्थित चेत तमसा शशि है। तम मतलब राहु और शशि मतलब चंद्रमा। लग्ने स्थित, राहु के साथ चंद्रमा लग्न में बैठा हो। कब? जब लग्नाधिपम बिना लग्ने, है ना, लग्न का जो मालिक है, लग्नेश है, वो न हो और राहु के साथ लग्न में चंद्रमा बैठा हो। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जिसकी कुंडली में लग्नेश कहीं अन्य स्थान पे बैठा हुआ हो और लग्न में ग्रहण दोष बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ होना संभव है। श्वेत कुष्ठ, सफेद कुष्ठ जो है वो होता है। तथा कृष्ण कुष्ठम च शशिना सह, शनिना सह, अगर शनि के साथ हो, शनि भी साथ में हो वहां पे, तो काला कुष्ठ और कूजेन रक्त कुष्ठम स्यात्, हाँ, अगर मंगल साथ में हो तो लाल कुष्ठ होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। लग्नेश कहीं अन्य स्थान पे बैठा हो और लग्न स्थान बिल्कुल उसके बिना हो और लग्न स्थान में राहु के साथ चंद्रमा बैठ करके ग्रहण दोष बना रहा हो तो श्वेत कुष्ठ होगा। अगर शनि साथ में हो तो काला कुष्ठ होगा। अगर मंगल साथ में हो तो रक्त कुष्ठ होगा। ये बात आप समझ गए? बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, इसमें और ज्यादा समझाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। तो चलिए आप लोगों को बतला दूं, अगर ग्रहण दोष जिस कुंडली में हो, लग्न में, लग्न स्थान में, वैसे भी कहीं अगर ग्रहण दोष हो तो वो हानिकारक होता है, लेकिन जो यहां पे स्थिति का वर्णन है, अगर उसके अनुसार ग्रहण दोष लग्न में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, बैठकर बना रहा हो, तो आप इसके लिए सहज सा उपाय कर सकते हैं। वैसे इसका दोष बहुत सारा है और इसका दुष्प्रभाव भी बहुत सारा होता है, केवल श्वेत कुष्ठ ही नहीं होता। अगर लग्न में ग्रहण दोष हो तो बहुत सारे दुष्फल होते हैं। तो इन सब के निवारण के लिए एकमात्र मैं आप लोगों को बहुत सस्ता सलाह दे दूं कि अगर ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बन रहा हो तो आप ग्रहण जिस दिन लगे, जिस दिन ग्रहण हो, उस दिन किसी भी शिव मंदिर में बैठ करके और आप ओम नमः शिवाय इस प्रभावी मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा एक और भी मंत्र है, या फिर आप इन मंत्रों को न जप करके ओम रांग राहवे नमः, राहु का, ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रमा का, ये साधारण सा मंत्र भी, अथवा वैदिक मंत्र अगर आपको आता है तो वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जिससे इस दोष का निवारण हो जाता है। इसके अलावे भी अगर आप शिव परिवार की पूजा करें तो उससे भी इस दोष का निवारण हो जाता है और आपको इस श्वेत कुष्ठ से निजात मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कृष्ण कुष्ठ। कृष्ण कुष्ठ कैसे होता है? शनि के साथ। तो शनि और चंद्र, इन दोनों की युति अगर बने तो ये भी बहुत हानिकारक है, इसको विष दोष कहते हैं और बहुत सारे दोष इन दोनों के मिलने से बनते हैं, जैसा कि पीछे के भी कई प्रकरणों में मैंने इस विषय में वर्णन किया है। तो आप शनि के लिए और चंद्रमा के लिए और राहु के लिए, इन तीनों के लिए यहाँ पे हनुमान जी को चमेली के तेल चढ़ा सकते हैं सिंदूर के साथ मिला करके, और चमेली के तेल का दीपक भी
जला सकते हैं, जिससे ये आपका कृष्ण कोष्ठ निश्चित रूप से और भी मिलने वाले सारे दोष जो हैं इसके वजह से और चंद्रमा की वजह से वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर मंगल है तो मंगल के लिए भी आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं और हनुमान जी को आप बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं और बहुत सारे उपाय हैं हनुमान जी के लिए। आप अगर कुष्ठ की बात आए तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर मदार जो होता है, आक बोलते हैं उसको, हमारे गुजराती में आकड़िया, आकड़ो कहवाय, तो आकड़ा ने फूल पत्ती ने फल, ये सब कुछ आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं मंगलवार के दिन। और बेसन के लड्डू का भोग आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका ये जो है रक्त कुष्ठ जो है ये समाप्त हो जाएगा। और भी मिलने वाले जो दोष हैं मंगल और राहु के वजह से और मंगल शनि के वजह से, ये सब दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रकरण होगा कल, जिसको लेकर के हम आएंगे, वो गंड आदि रोग है ना। गंड यानी कि गर्दन, यहाँ गर्दन से ऊपर गाल और दोनों फेफड़ों के बाजू में जो होता है ना, गाल के नीचे ये जो है, इसको गंड बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर के जो रोग हैं वो कैसे होते हैं और ज्वर आदि बड़ा विस्तृत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने। इन सब का हम विस्तृत रूप से, भले ही एक एक दो दो श्लोकों का वर्णन करें, लेकिन आप लोगों को समझा समझा करके ढंग से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो अगला हमारा उसके आगे वाला प्रकरण जो होगा वो रोग प्राप्ति समय ये होगा। हाँ, और इसके बाद में भी बहुत सारे प्रकरण हैं जो आते रहेंगे और हम उसमें आप लोगों को लेकर चलते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses डबल एस है, और फॉलो ऑन मी ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल इज @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates and visit my mobile friendly website www.astroclasses.com and call for appointment for any suggestions, suppose that Astro and Vastu, and my WhatsApp number, and call me, my number 8690522111। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं किसी भी तरह के अपडेट और प्रतिदिन के आर्टिकल्स के लिए। एंड कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, अथवा ऑनलाइन सलाह लेने के लिए आप हमारे अकाउंट में हमारा फ़ी जमा करके फिर आप कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।